अगर आपको लगे कि दुनिया में इंसान सबसे खतरनाक है तो शायद आप उस दुनिया में कभी नहीं गए जहां इंसान सिर्फ एक शिकार है, जहां रेत के नीचे छुपा बैठा है मौत का साया और रात होते ही जमीन से निकलती हैं ऐसी मकड़ियां जिनसे लड़ना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ बचने की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो इस अनजान दुनिया में फंस गई और अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो राक्षसों को मारे या खुद मर जाए। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे रहस्यमयी संसार से जहाँ इंसान और दैत्याकार राक्षस एक साथ रहते हैं। एक ऐसा संसार जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, हमारी आंखों से छुपा हुआ। इस रहस्यमय दुनिया के बीचों बीच रेत के समंदर में खड़ा है एक मायावी टावर जिसके चारों तरफ काले बादल और बिजली कड़क रही है। इसी खतरनाक जगह के बीच एडमिरल अपनी सैंड शिप को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी अचानक रेत के नीचे छुपा बैठा भयानक राक्षस डियाब्लोस हमला कर देता है। अपनी जान हथेली पर रखकर एडमिरल जहाज को बचाता है, लेकिन एक हादसे में उसका साथी हंटर जहाज से गिर जाता है और इस वीरान रेगिस्तान में अकेला छूट जाता है। दूसरी तरफ हमारी असली दुनिया में कैप्टन नैटली आर्टेमिस और उसकी टीम लिंकन, मार्शल, डैश, स्टीलर और एक्स एक लापता सैनिकों की टीम को ढूंढने रेगिस्तान में पहुंची होती है। उन्हें सिर्फ एक SOS संदेश और कुछ अजीब व्हील ट्रैक्स मिलते हैं जो अचानक रुक जाते हैं, जैसे गाड़ियां अचानक गायब हो गई हों। पास ही कुछ अजनबी पत्थरों पर अजीब चिन्ह बने होते हैं जिनका मतलब कोई नहीं समझ पाता। और तभी आसमान में एक काली आंधी बनती है जो रफ्तार में बिजली से भी तेज थी। टीम अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जितना तेज वो भागते हैं उतनी तेज वो आंधी उनके पीछे आती है। वो आंधी उन पत्थरों को बिजली से झटका देती है और उन पर बने निशान चमकने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी टीम उस तूफान के अंदर फंस जाती है और उनकी गाड़ियां एक गहरी खाई में गिर जाती हैं। जब सब संभल कर बाहर निकलते हैं तो खुद को किसी अनजान दुनिया के रेगिस्तान में पाते हैं जहाँ चारों तरफ रेत के टीलों के अलावा कुछ भी नहीं और उनकी कोई भी मशीन काम नहीं कर रही थी। कंपास खराब, GPS बंद, सब कुछ खत्म। वो लोग सूरज को देखकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक्स को कुछ मिलता है। वो गाड़ियां हों जिनकी उन्हें तलाश थी और उनके पास जले हुए सैनिकों के शव। ये कोई आम आग से नहीं जले थे, जैसे रेत तक पिघल गई हो। और वहाँ पड़े खाली कारतूस बताते हैं कि उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी थी। पर सवाल ये था, आखिर किससे? कोई निशान तक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद चुपके से आई हो। अभी वो लोग ये सोच ही रहे थे कि अचानक किसी ने दूर से उन पर तीर चला दिया। टीम फायरिंग करने लगती है, लेकिन आर्टेमिस को कुछ अजीब लगता है। वो तीर कोई हमला नहीं बल्कि चेतावनी थी। और उसी पल धरती फट जाती है और डियाब्लोस फिर से रेत से बाहर निकल आता है। टीम अपनी गाड़ियों में बैठकर भागने लगती है, लेकिन डियाब्लोस पर उनकी गोलियां असर नहीं करती। एक के बाद एक गाड़ी पलट जाती है। सबसे पहले एक्स मारा जाता है, फिर स्टीलर जो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन डियाब्लोस उसे अपने सींग से उठा लेता है। स्टीलर मरते मरते ग्रेनेड फेंकता है ताकि उसकी टीम को भागने का मौका मिल जाए। टीम किसी तरह पास की चट्टानों के बीच छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ हंटर अपनी स्मोक एरो से डियाब्लोस को थोड़ी देर के लिए रोकता है और टीम एक गुफा में छुप जाती है जहां डियाब्लोस उनका पीछा नहीं कर पाता। लेकिन असली खतरा तो अभी शुरू हुआ था। जैसे ही रात होती है, गुफा में अचानक एक विशालकाय मकड़ी नर्सिला आती है जो आर्टेमिस पर हमला कर देती है। वो उसे जहर का इंजेक्शन देती है और वहां से भाग जाती है। लिंकन, मार्शल और डैश उसे मरा समझकर गुफा से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन बाहर भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। हंटर अपनी एक्सप्लोसिव एरो से मकड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक के बाद एक टीम के लोग गिरने लगते हैं। मार्शल को एक मकड़ी उठा ले जाती है और डैश गिर जाती है। इधर जहर से बेसुध आर्टेमिस एक बार फिर होश में आती है, लेकिन अब वो एक मकड़ी के जाले में फंसी होती है। आखिरकार अपनी हिम्मत से वो जाल काट कर बाहर निकलती है। आसपास चारों तरफ हड्डियां और मृत शरीर पड़े थे। वो अपनी टीम के सामान से फ्लेयर्स और गोलियां इकट्ठा करती है और रास्ता खोजने निकलती है। रास्ते में उसे लिंकन मिलता है जो बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन तभी एक और मकड़ी उनका रास्ता रोक लेती है। लिंकन के शरीर में अंडे फूटने लगते हैं और वो भी उस मकड़ी का शिकार बन जाता है। आर्टेमिस किसी तरह फ्लेयर और ऑक्सीजन टैंक से आग लगाकर वहां से भागती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगती है एक और मकड़ी उसे पकड़ लेती है। तब वो गोलियों को आग में फेंककर धमाका कर देती है और किसी तरह बाहर निकल आती है। सुबह का सूरज मकड़ियों को दूर भगा देता है, लेकिन आर्टेमिस के संघर्ष ने उसे पूरी तरह थका दिया था। फिर वो अपने घाव पर गन पाउडर डालकर पत्थरों से चिंगारी निकालती है और घाव को जलाकर खुद को संभालती है। अब उसके सामने सिर्फ रेगिस्तान और दूर क्षितिज पर वही काली आंधी नजर आ रही थी जो उसे इस दुनिया में लाई थी। क्या वो वापस जा पाएगी या फिर इस नई दुनिया में उसका अंत होगा? आगे की कहानी और भी खतरनाक है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे क्या होता है? दोस्तों, आगे कहानी में जबरदस्त मोड़ आता है। जैसे ही हंटर और आर्टेमिस के बीच मुकाबला शुरू होता है, दोनों अपनी जान की बाजी लगाकर एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। कभी आर्टेमिस बाजी मार लेती है तो कभी हंटर, लेकिन आखिरकार हंटर उसे काबू में कर लेता है। उसके हाथ बांधकर वह उसे अपनी गुफा की ओर ले
ले जाता है, क्योंकि रात होते ही फिर से खतरनाक मकड़ियां बाहर निकल सकती थीं। रास्ते में गिरते वक्त आर्टेमिस चुपके से एक कांच का टुकड़ा उठा लेती है। शायद उसे पता था आगे यही उसके काम आएगा। गुफा में पहुंचकर हंटर अपने जख्मों पर मरहम लगाता है, खाना खाता है, लेकिन आर्टेमिस को कुछ भी नहीं देता। जब वो कुछ कहने की कोशिश करती है तो हंटर इशारे में चुप रहने को कहता है, क्योंकि बाहर खतरनाक आवाजें आ रही थीं। आर्टेमिस अपनी रस्सियां काटने लगती है। उसकी आंखों में अब हार मानने का कोई नामो निशान नहीं था। सुबह होते ही जैसे ही हंटर गुफा से बाहर जाता है, आर्टेमिस फुर्ती से उसे चकमा देती है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन दोनों के बीच इस लड़ाई के बाद भी कुछ बदलता नहीं, क्योंकि उन्हें अब एक दूसरे की जरूरत है। शांति का एक छोटा सा पल आता है जब आर्टेमिस उसे चॉकलेट देती है और बदले में हंटर उसे पानी देता है। दूर कहीं उनके रास्ते में अभी भी वो भयंकर डियाब्लोस छुपा बैठा है। हंटर बताता है कि अगर वो मकड़ी के जहर से तीर बना लें तो डियाब्लोस को हराया जा सकता है। आर्टेमिस इस प्लान के लिए खुद को चारा बनाती है और रात होते ही वो अकेली खड़ी होकर गाना गाने लगती है ताकि मकड़ियां बाहर आ जाएं। फिर क्या था, एक जबरदस्त जाल बिछाया जाता है और जैसे ही नरसिला जाल में फंसती है, हंटर अपनी तलवार से उसका सिर काट देता है। जहर निकालकर दोनों तैयार हो जाते हैं। अब अगला निशाना है डियाब्लोस। एक धमाके के साथ डियाब्लोस बाहर आता है, लेकिन ये राक्षस इतना आसान नहीं था। हंटर और आर्टेमिस उसे अपनी ओर खींचते हैं। कभी वो रेत में छुप जाता है, कभी अचानक हमला करता है। आखिरकार आर्टेमिस अपनी जान पर खेलकर डियाब्लोस के सिर पर चढ़ जाती है और अपनी तलवार से उसे खत्म कर देती है। हंटर घायल हो जाता है, लेकिन आर्टेमिस हार नहीं मानती। वो उसकी जान बचाकर उसे राक्षस की चमड़ी के स्ट्रेचर पर लादकर रेगिस्तान पार करती है। तूफान आता है, लेकिन दोनों जिंदा बच जाते हैं। थक हार कर जब वो एक ओएसिस पहुंचते हैं तो लगता है अब सब ठीक है, लेकिन वहां भी खतरा उनका पीछा नहीं छोड़ता। पानी के अंदर से एक नया राक्षस सेफेलोस हमला करता है, जिसे हंटर मार गिराता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। रात के अंधेरे में आग उगलता विशालकाय रथालोस हमला कर देता है। सब कुछ तब और बदल जाता है जब अचानक एडमिरल आता है और अपनी जलती तलवार से राक्षसों को भगाता है। लेकिन यही आदमी आर्टेमिस को अचानक बेहोश कर देता है और वो खुद को एक जहाज के पिंजरे में बंद पाती है। थोड़ी देर बाद हंटर उसे छुड़वाता है और एडमिरल से मिलवाता है। एडमिरल उसे बताता है कि इस दुनिया और पृथ्वी के बीच एक प्राचीन टावर है जो इन राक्षसों को खोल रहा है। अगर वो राथालोस को हराने में मदद करे तो वो उसे उसके घर वापस भेज देंगे। आर्टेमिस मान जाती है और दोनों फिर से निकल पड़ते हैं उस टावर की ओर। लेकिन टावर के पास राथालोस फिर से हमला करता है। सभी अपनी तलवारों को आग में जलाकर उस पर हमला करते हैं। आर्टेमिस एक चट्टान से गिरते हुए फिर से अपने असली दुनिया में लौट जाती है, लेकिन राथालोस भी उसके पीछे अर्थ पर आ जाता है। वहाँ सेना की मदद से आर्टेमिस उस राक्षस से आखिरी लड़ाई लड़ती है और उसके मुंह में जलती हुई फ्लेयर फेंक देती है। अंत में हंटर अपनी एक्सप्लोसिव एरो से राथालोस को खत्म करता है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। टावर ने फिर से एक दरवाजा खोल दिया था और अब गोरमगाला नाम का नया राक्षस वहाँ खड़ा था। आर्टेमिस, हंटर और एडमिरल फिर से एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें इस टावर को खत्म करना होगा हमेशा के लिए। दूर खड़ा एक रहस्यमय इंसान ये पूरी लड़ाई चुपचाप देख रहा होता है।